हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले देख लिया है। नाउ हम चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 है आवर चेंजिंग अर्थ। जो अर्थ है ना वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? तो सब मान लो, जो जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा, लिथोस्फीयर क्या होता है। ओके, तो जिस पे हम खड़े हैं तो वो एक ऐसे क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट है। सपोज यहाँ पर हम खड़े हैं, तो जो लिथोस्फीयर में क्रस्ट प्लस अपर जो मेंटल है, इसका कुछ पार्ट्स आता है, पूरा नहीं आता, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंटल भी आता है एंड ओशियनिक भी आता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब एक एग्जांपल लो, जैसे हम बॉइल्ड एग खाते हैं। जो बॉइल्ड एग होता है उसको क्या करते हैं, पहले उसकी हम लेयर हटाते हैं। तो सपोज ये एग है, तो इसको क्रैक करते हैं पहले। तो इस तरीके से क्रैक करते हैं, तो ये ऐसे लेयर्स बनती है। ठीक है, तो अर्थ भी कुछ इसी तरीके से होती है। तो ये जो एक चीज होता है ना, ये पूरा ये ऐसे अर्थ में, इसको हम प्लेट्स बोलते हैं। प्लेट्स, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5, ऐसे कर करके अर्थ में भी क्रैक्स हैं। ठीक है, और जो ये कॉन्टिनेंट्स हो जाता है, इस पे एक कॉन्टिनेंट है, इस पे एक कॉन्टिनेंट है, इस तरीके से। तो प्लेट्स क्या है? क्रैक्स है अर्थ में। और ये कैसे बना है? इसको बनने के लिए देखो, कुछ फोर्सेस चाहिए हमको। एक फोर्स होता है जो बाहर से लगेगा, एक फोर्स होता है जो अंदर से लगेगा। तो जो बाहर से जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और जो अंदर से लगता है ना, उसको बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मिल्क लो। तो हम दूध को जब गर्म करते हैं तो उस पर क्रीम आती है। सपोज ये क्रीम आई, ठीक है, ये मिल्क है, इसके ऊपर क्रीम आई। अब क्रीम आने के बाद आप टच करके देखोगे ना, तो ये हार्ड होता है। तो किसी स्पून से करके देखो, तो इस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं उसमें। तब हम इस पे स्पून डालते हैं तब। तो अर्थ में भी सेम ऐसे ही होता है। अर्थ के अंदर है मैग्मा, जो कंटिन्यूस इसके कांटेक्ट में रहता है। ये जैसे जैसे कूल होता जाता है, कूल होने के बाद जो मूवमेंट्स होते हैं, फोर्सेस लगते हैं, जैसे एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लगते हैं, तो उससे क्रैक्स आते हैं। जो क्रैक्स आते हैं तो उससे प्लेट्स बन जाती है। तो इस तरीके से अर्थ है ना पूरा चेंज होता जा रहा है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर के लैंडफॉर्म्स बना रहा है। एंडोजेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो प्लेट्स बना रहा है। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है रिजिड आउटर पार्ट ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग क्रस्ट प्लस पार्ट ऑफ अपर मेंटल। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है लिथोस्फीयर की। अब यही लिथोस्फीयर को अगर तोड़ दें, जो ये लिथोस्फीयर जो होता है ना, ब्रोकन होता है इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। सपोज ये लिथोस्फीयर है, तो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन होता है। ऐसा सिमेट्रिक नहीं होता, ये एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो ये एक प्लेट हो जाती है, दूसरी प्लेट हो जाती है, तीसरी प्लेट हो जाती है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स फॉर्म होती है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ है, अर्थ के बाहर से फोर्स लगता है, अंदर से फोर्स लगता है। तो अर्थ में किस तरीके के मूवमेंट होते हैं? अर्थ में दो मूवमेंट होते हैं। ये होता है एंडोजेनेटिक फोर्स के थ्रू, और होता है एक एक्सोजेनेटिक फोर्स के थ्रू। एक्सोजेनेटिक जो बाहर से लगता है, बाहर से किस तरीके से लगता है? देखो, रेन वाटर हुआ, तो जो वाटर होता है ना, वो किसी से कंटिन्यूस टकराता है ना, तो उसको इरोड करता है। एयर होता है, वो भी करती है, आइस भी करती है। ठीक है, तो वेदरिंग जैसे मैंने पिछले में बताया था कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा। तो उससे पहले क्या होगा? एक रॉक होगा, उसका फ्रेगमेंट्स होगा, एक रॉक्स बनेगा और उसका फ्रेगमेंट्स होगा। तो फ्रेगमेंट्स छोटे 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 इस तरीके से होंगे। तो ये क्या हो रहा है? रॉक का वेदरिंग हो रहा है। ठीक है, तो वेदरिंग 3 टाइप की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये पूरा डिटेल में ये वाला हम नेक्स्ट जो आगे के फ्यूचर लेक्चर्स होंगे ना, उसमें देखेंगे।
फ्यूचर लेक्चर्स में। और इरोजन क्या होता है, देखो इरोजन क्या होता है कि कोई भी चीज है, सपोज कि आप ऐसे एक जमीन पे, कई बार आपने देखा होगा कि कंटिन्यूस है ना बरसात का पानी छत से कई बार डायरेक्ट जमीन पे गिरता है, तो इस तरीके से ना एक गली टाइप बन जाती है। तो ये क्या हुआ, इसका ये वाटर इरोजन हो गया। ऐसे ही कई बार ऐसे रॉक्स होते हैं, हमने कई बार देखा होगा डेजर्ट में ऐसे रॉक्स होते हैं और वो कंटिन्यूस है ना ऐसे एयर जो होती है ना वो ऐसे क्रैक मारती हुई जाती है, ये पूरा इरोजन हो जाता है। तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये डेजर्ट का लैंडफॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो आइस के थ्रू हो सकता है, रिवर वाटर के थ्रू हो सकता है, सी, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब तरीके से लैंडफॉर्म्स जनरेट हो सकते हैं। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस की बात करें ना, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है, एक फोर्स होता है सडन जो एकदम फटाफट हो जाता है, दूसरा होता है डायस्ट्रॉफिक जो स्लोली स्लोली होता है। जो सडन होता है वो क्या होता है, अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक क्या होता है, एकदम से इंस्टेंटली हो जाता है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे चल रहा है, हिल रहे हैं अपन, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए हिलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, सडन फोर्सेस आता है। सेम वॉल्केनो में होता है कि सडन होता है ऐसे। अब डायस्ट्रॉफिक का बात करें हम, डायस्ट्रॉफिक में एक होता है एपिरोजेनेटिक फोर्सेस, एक ओरोजेनेटिक फोर्सेस। एपिरोजेनेटिक फोर्सेस होता है कि ये सपोज करो क्रस्ट है, नीचे से कुछ फोर्स लगा, तो ये फोर्स लगने के बाद क्या होता है, इस तरीके से चेंजेस आ जाता है, इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो अपवर्ड फोल्ड होगा तो ये होगा, और अगर उल्टा हुआ इस तरीके से तो उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड फोर्स। तो ये एपिरोजेनेटिक में होता है। एपिरोजेनेटिक कॉन्टिनेंट जो होते हैं ना, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है उससे रिलेटेड होता है। ओरोजेनेटिक में क्या होता है, ओरोजेनेटिक में होता है माउंटेन, ओरोजेनेटिक में माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है। तो एक टेंशन सपोज करो कोई चीज है इस तरीके से, और अगर कंटिन्यूस टेंशन लगेगा ना तो भी ओरोजेनेटिक माउंटेन डेवलप होते हैं। तो ये हम फ्यूचर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे आगे किस तरीके से होता है। अभी आप ये देखिए कि ओरोजेनेटिक जो माउंटेन्स जो डेवलप होते हैं ना वो टेंशनल फोर्सेस की वजह से होते हैं और कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से होते हैं। जैसे हम देख रहे थे कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनेटिक जो फोर्सेस होता है उसमें क्या होता है, एक होता है सडन, तो सडन में होता है एक अर्थक्वेक, एक दूसरा होता है वॉल्केनो। तो पहले हम वॉल्केनो देख लेते हैं। तो वॉल्केनो में क्या होता है, नीचे एक मैग्मा चैम्बर होता है, तब इसमें बहुत गर्म हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तो ये ऊपर आने लगता है। तो जिसके थ्रू ऊपर आता है ना उसको हम बोलते हैं वेंट। ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं क्रेटर कोन। और जो पार्टिकल्स आते हैं ना इसमें, ये एशेज और गैस क्लाउड से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पार्टिकल्स और एशेज के बारे में हम जब साइंस के चैप्टर्स पे आएंगे ना तब देखेंगे। और ये जो फ्लो होता है ना इसको बोलते हैं हम लावा। तो सिमिलरली व्हेन लिथोस्फीयर प्लेट, जो लिथोस्फीयरिक जो प्लेट्स होती है ना वो मूव होती है ना, तो सरफेस ऑफ द अर्थ, जब लिथोस्फीयरिक जो प्लेट है ये जब मूव होती है ना, सपोज करो इस तरफ मूव हो रही है या क्रैक आ गया इस तरफ मूव हो रही है, तो जो सरफेस ऑफ द अर्थ है ना वो वाइब्रेट होती है इस तरीके से। जो ये वाइब्रेशन होता है ना, ये जो वाइब्रेशन होता है ये अर्थक्वेक आता है। अब देखो अर्थक्वेक 2 तरीके से आ सकता है। एक होता है प्लेट्स, जो मैंने आपको बताया कि जो क्रैक्स पड़ जाते हैं वो प्लेट्स, अगर वो प्लेट्स का इंट्रैक्शन हुआ तो अर्थक्वेक आएगा। अगर वो प्लेट्स एक दूसरे से दूर गई टूट के तो अर्थक्वेक आएगा। और जब वॉल्केनो इरप्ट होगा, वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं ना तो भी अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अर्थक्वेक में इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सपोज यहां पे कोई मूवमेंट हुआ, इस तरीके से लो, ये पूरा ऐसे 3D व्यू है, ये तुम्हारा डेप्थ हो गया। तो अगर कुछ डेप्थ पर इस तरीके से कोई मूवमेंट होता है तो इसको हम बोलते, जहां पर मूवमेंट हो रहा है ना उसको हम बोलते हैं फोकस। जहां पर मूवमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं फोकस। और जो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, जहां पर सबसे पहले वेव्स जाएंगी, जो परपेंडिकुलर होगा उस जगह को हम बोलते हैं एपी सेंटर। ओके, तो यहां पे कुछ वाइब्रेशन हुआ तो यहां पर कुछ वेव्स जाएंगी, यहां पे वेव जाएंगी तो ये वाइब्रेशन होगा। तो है ना, जो ये वेव्स होता है ना इनका भी कुछ नाम होता है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये प्लेट बाउंड्री दे रखी है, ये वाली, ये प्लेट बाउंड्री दे रखी है, यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ, ऊपर आया, ये एपिसेंटर है जो परपेंडिकुलर, जो नियरेस्ट जो प्लेस होता है जहां पर सबसे पहले वाइब्रेशन पहुंचता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है, सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ से इस तरफ भी जाएगी, यहाँ से इस तरफ भी जाएगी, यहाँ से इस तरफ भी जाएगी। तभी तो इंडिया में कहीं पर भी अगर सपोज दिल्ली में आया या फिर नॉर्थ ईस्ट में आया तो वो उसके जो इम्पैक्ट है ना हम चारों तरफ फील कर सकते हैं, अगर उसका सेंटर दिल्ली में है या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे है। ऐसा नहीं है सिर्फ वहीं पे होकर रह जाएगा। ओके, तो इसमें हम देखो आगे देखते हैं। तो ये जो सिस्मिक वेव्स है, तो सिस्मिक वेव्स क्या होता है, 3 तरह की होती है। एक होता है प्राइमरी वेव्स जो होता है इसको हम पी वेव्स भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी वेव्स, इसको हम एस बोलते हैं। तीसरा आता है सरफेस वेव, इसको हम एल वेव बोलते हैं। ओके, अब एल वेव, पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, एल वेव क्या होता है। एक जनरल ले लो कि जो अंदर से इस तरीके से बाहर आई, जो अंदर मूवमेंट करती है वेव्स की, वो पी टाइप की और एस टाइप की वेव्स अंदर मूवमेंट करवाती है, और जो सरफेस पे होगा ना वो सरफेस वेव होती है। अभी के लिए इतना याद रखो, इसका डिटेल में हम फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे। सरफेस वेव्स ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल होती है पी और एस से, सरफेस वेव्स ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल होती है पी और एस से, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी वेव बता दिया, सेकेंडरी वेव बता दिया, सरफेस वेव बता दिया, और सरफेस वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टेबल होती है प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव से। अब जो अर्थक्वेक आता है, जो अर्थक्वेक आता है उसका इम्पैक्ट, जो उसकी मैग्नीट्यूड होता है ना, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है उसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। ओके, तो जो अर्थक्वेक है ना, जो अर्थक्वेक है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आ रहा है तो आते टाइम हमें कुछ तो फील होगा ना, तो उसको हम, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट इन केस जैसे सपोज कि अर्थक्वेक आया, हमें वाइब्रेशन फील हुई, तो हम जो डैमेज है ना उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। जैसे सेफ स्पॉट ढूंढो, स्टे अवे फ्रॉम कोई भी ऐसी चीजें जहां पे आग लग सकती है, या फिर बिल्डिंग से बहुत बड़ी बड़ी, उनसे दूर रहो क्योंकि वो गिर सकती है ना, तो उससे भी डैमेज हो सकता है। और ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, अब ऐसे नहीं है कि हमेशा ही सामान लेके बैठे रहो कि कभी भी आ सकता है तो मैं हमेशा ये सामान रखूंगा, ऐसा नहीं होता। जोन्स होते हैं, जो इंडिया है ना, जो इंडिया है ना, तो इंडिया में जोन्स होते हैं। तो कुछ जोन्स हैं इस तरीके से, यहाँ पर कोई जोन है, ये एक जोन है, ये अलग जोन है। तो ये जोन जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ के लोग मतलब मोस्टली टाइम प्रिपेयर रहते हैं। यहाँ पर सबसे कम आता है राजस्थान में, तो वो हम आगे देखेंगे कौन सा स्टेट कौन से जोन में आता है, कहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने का चांसेस है। अब कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि एनिमल के मूवमेंट से, एनिमल के जो मूवमेंट्स होते हैं ना उनसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं। फिश, जो फॉन्ट्स में जो फिश होती है उनसे, स्नैक जो सरफेस पे आ जाते हैं, स्नैक जो सरफेस पे आ जाते हैं, उससे भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या नहीं है। जो लैंडस्केप होता है ना, लैंडस्केप जो हमारे सरफेस होता है अर्थ का, वो है ना, तो 2 प्रोसेस है ना जिससे लैंडस्केप में चेंजेस आते हैं। वो है, पहला है वेदरिंग एंड दूसरा है इरोजन। तो वेदरिंग में क्या होता है, जैसे मैंने बताया रॉक हुआ, रॉक के फ्रेगमेंट्स हुए, तो ये होगा रॉक, इस रॉक का वेदरिंग हो रहा है। ठीक है, तो वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द अर्थ सरफेस।
और इरोजन क्या होता है? वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप, वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स, जो मैंने एजेंट्स बताए थे पहले, जैसे वाटर, एयर, विंड, आइस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इरोजन के एजेंट्स हैं। तो इरोडेड जो मटेरियल है ना, अब जैसे सपोज करो कि ये कोई फील्ड है, यहाँ पे इस तरीके से पानी आया तो पानी अपने साथ मटेरियल लेके जाएगा। तो जो इरोडेड जो मटेरियल है ना, वो पानी के साथ 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 चलता रहेगा, विंड के साथ चलता रहेगा, ऐसे एयर भी लेके जाती रहेगी, तो कहीं ना कहीं जाके वो डिपॉजिट होते हैं। अब इरोड हुआ तो डिपॉजिट भी होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। अगर इस प्रोसेस को जो इरोड कर रहा है उसको बोलते हैं इरोजन, तो इस यहाँ पे जो डिपॉजिट कर रहा है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। यहाँ का लैंडफॉर्म अलग बनेगा, यहाँ का अलग बनेगा। सपोज कोई रिवर स्टार्ट हुई तो ये यहाँ पर कट करेगी तो क्या होगी? वैली बनेगी। लेकिन यहाँ पर तो वैली बन रही है, अगर यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है तो ये डिपॉजिट में यहाँ डेल्टा बनता है। तो इरोजन अलग तरह का लैंडफॉर्म जनरेट करता है और डिपोजिशन अलग तरह का लैंडफॉर्म जनरेट करता है। अब हम रिवर के बारे में देखते हैं। तो रिवर क्या करती है? तो ये सपोज एक रिवर है, तो ये रिवर इस तरीके से चलती जाएगी। तो यहाँ पर पहले पानी सरफेस पे होगा एकदम, फिर ये धीरे 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 इरोड करेगा तो अपने मटेरियल को साथ में लेता हुआ जाएगा। सपोज यहाँ पर ये आके सी में मिल रहा है तो यहाँ पे डेल्टा बनेगा। ओके, यहाँ डेल्टा बनेगा, यहाँ पर वैली बनेगी। अब क्या होता है, सपोज कई बार ऐसा होता है, सरफेस ये सॉफ्ट रॉक होता है, ये हार्ड रॉक होता है, फिर सॉफ्ट रॉक आता है, फिर हार्ड रॉक आता है। तो जो वाटर होता है ना, ये वाला, ये सॉफ्ट रॉक को तो कट कर देगा लेकिन हार्ड रॉक को कट नहीं करेगा। फिर कई बार होता है कि कोई क्रैक मिल गया, यहाँ पर आ गया इस जगह पे, तो ये सॉफ्ट रॉक को कट कर देगा, लेकिन जो नीचे का हार्ड रॉक है ना उसको कट नहीं कर पाएगा। तो पानी कई बार इस तरीके से आने लग जाता है, तो इसको हम वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, तो जब रिवर होता है ना, एक एंगल पे आती है और बहुत हार्ड रॉक आ जाता है, मतलब उसको कट नहीं कर पाती। ये तो मैंने तब बोला सॉफ्ट रॉक कट कर दिया तो हार्ड रॉक आ गया। कई बार ऐसा होता है किसी एंगल पे बह रही है और ये हार्ड रॉक आ गया, इसको कट ही नहीं कर पाएगी वो रिवर, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी बिना कट करे। अगर सॉफ्ट रॉक होता तो कट करता हुआ जाता, तो एक टाइम ऐसा आता है इसको सरफेस लेवल पे ला देती पूरे हिल को ही। तो अगर इस तरीके से जाएगा, ये रॉक होगा, ये हिल होगा, तो इस तरीके से डायरेक्ट गिर जाएगा, तो ये वाटरफॉल बनाएगी। अब क्या होता है कि जो रिवर होता है ना, ये इस तरीके से मूवमेंट करती रहती है, तो जो ऐसा कर्वी पाथ होता है ना, इसको बोलते हैं मिएंडर। इसको हम बोलते हैं मिएंडर। जो कंटिन्यूस मिएंडर होता है इस तरीके से कट करती जाती है। अब देखो इस तरफ आई, अगर इस तरफ आती है तो यहाँ पे कट करेगी, यहाँ डिपॉजिट करेगी, फिर इस तरफ आई, यहाँ पे कट करती जाएगी, यहाँ डिपॉजिट करती जाएगी, फिर इस तरफ आएगी, यहाँ पर कट करती जाएगी, यहाँ डिपॉजिट, तो इस तरीके से चलता जाता है। अब एक टाइम ऐसा आता है, पहले मिएंडर ऐसा था, ओके, फिर उसके बाद मिएंडर ऐसा हो जाएगा, बहुत कर्वी पाथ, और जो एक टाइम आएगा ना वो मिएंडर ऐसा हो जाएगा। तो जब इतना क्लोज आ जाएगा ना मिएंडर, तो क्या होता है कि रिवर ट्राई करेगा अपना वापस स्ट्रेट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेने की। तो कई बार ये कट हो जाती है। जैसे ये रिवर है ना, पहले कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके से, और यहाँ पे कट कर दिया शॉर्टेस्ट पाथ लेने के लिए दोबारा से, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये बनता है ऑक्सबो लेक। ठीक है, ये ऑक्सबो लेक बनेगा। अब रिवर है, ये रिवर है, इसमें फ्लड, सपोज बहुत ज्यादा पानी आ गया, अब फ्लड लेके आएगी ये रिवर, तो जो वाटर है वो इस तरीके से कूदकर इस एरिया में चला जाएगा। तो ये जो जहां तक जाएगा ना,
ये जो जहां तक जाएगा उसको बोलेंगे फ्लड प्लेन। और जो रिवर है उसमें सेडिमेंट्स होंगे तो सेडिमेंट्स के साथ में लेके जाएगी। तो ये ना कई बार अपन देखते हैं तो रिवर के आसपास ऐसा थोड़ा पहले छोटा सा ऊंचा सा होता है और उसके बाद फिर वापस प्लेन स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लेवीज। ठीक है। अब जैसे जैसे रिवर सी को अप्रोच करेगी, जैसे जैसे रिवर सी को अप्रोच करेगी, उसकी जो फ्लोइंग जो स्पीड है ना वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे अप्रोच करेगी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो इसमें सेडिमेंट्स है पहले स्पीड में बह रहे थे तो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिपॉजिट होने जो स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां पे डेल्टा बनेगा। जैसे सुंदरवन डेल्टा है। ये आपको अगर ढंग से नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको देखो एक और व्यू बताता हूँ इसी का। सपोज ये पहले ऐसा था, यहाँ पे रिवर आई तो रिवर ने क्या करा, कट किया होगा, इस तरीके से कट करने लगी होगी। तो एक केस ऐसा आया होगा कि रिवर इस तरीके से बहेगी, ये सरफेस रह गया और यहाँ पर रिवर है। ठीक है। अब जब इसमें फ्लड आएगा तो ये सेडिमेंट्स यहाँ पे इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएंगे, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा लेविस। और आगे का जो पूरा प्लेन होगा ना ये वाला, ये हो जाएगा फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन। ठीक है। तो ये इसका एक दूसरा व्यू हो गया। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे रिवर है, रिवर में जो वाटर है वो किस तरीके से इरोड करेगा, किस तरीके से इरोजनल जो लैंडफॉर्म होंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होंगे वो जनरेट करेगा। अब वैसे ही सी में होता है। सपोज सी में एक हिल है, अगर कंटिन्यूस जो वेव्स है वो इस पर स्ट्राइक करेगी तो पहले तो वो एक ऐसा जगह देखेगी जहां पर क्रैक हो, जो सबसे वीक हो। सपोज ये यहाँ पे एक क्रैक हो गया तो इस क्रैक में कंटिन्यूस पानी बाहर आएगा जाएगा ना, तो इस तरीके से केव बन जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा केव बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं सी केव। तो ये रुकेगा ही नहीं, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां से वाटर आर पार ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहां से पानी विदाउट ऑब्स्टेकल फ्लो होने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं सी आर्क। सी आर्क। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लेवल बढ़ेगा ना, इससे ये ऊपर का अगर ये टूट कर गिर गया, जो सीलिंग है फ्लो इसका केव का, अगर ये गिर गया तो एक इस तरीके से दो ऐसे बन जाएंगे सिर्फ। कई बार देखा होगा सी के बीच में अलग से ही रहता है, तो उसको बोलते हैं स्टैक। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होंगे सी के अंदर भी, जो डिटेल्ड में जो इतने सारे लैंडफॉर्म होंगे ना वो हम फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही देखते हैं सी केव कैसे बनता है। अगर वेव्स कंटिन्यूस यहाँ पर टकराएंगी तो एक होल बनेगा, होल क्रैक डेवलप होगा, देन कंटिन्यूस चलता जाएगा तो सी केव बन जाएगी। अगर आर पार हो गया पानी यहाँ से तो सी आर्क बनेगा। और अगर ये फ्लो जो उसका सीलिंग है वो कोलैप्स हो जाएगा तो यहाँ पर दो स्टैक बन जाएंगे। अब ये हमने वाटर में देख लिया, रिवर का देख लिया, सी का देख लिया। अब आइस के केस में ग्लेशियल जो होता है, इसमें लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। देखो अगर कोई इस तरीके से आया, ये इस तरीके से एक हिल है और यहां से अगर जो आइस है वो फ्लो आई और यहां से गिरी तो ये आपका हैंगिंग वैली बन जाता है। ये आपका हैंगिंग वैली बन जाता है। ये भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि हैंगिंग वैली क्या होता है, किस तरीके से होता है। जो पूरा डिटेल में होता है ना नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर आइस फ्लो हुई, अगर आइस फ्लो होगी ना तो अपने साथ नीचे, ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा लेकिन नीचे सेडिमेंट्स होगा, तो सेडिमेंट्स लेके आएगी। अब एक टाइम पे आएगा सेडिमेंट्स है ना यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर सेंटर में, या कई बार होगा कि इस तरफ डिपॉजिट होने लग जाएंगे, या कई बार होगा इस तरफ डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो अगर साइड में डिपॉजिट हुआ ना तो उसको बोलते हैं लेटरल मोरेन्स। और अगर कहीं मिडिल में डिपॉजिट हुआ ना, मिड में कहीं, तो उसको बोलेंगे मीडियल मोरेन। अब जैसे ये ऐसा तो होगा नहीं कि ये कंटिन्यूस की आइस फ्लो ही होती रहेगी।
तो एक टाइम आएगा कि ये जो आइस आएगा ना इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो ये इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएंगे इसमें, कहीं ना कहीं तो रुकेगी ना, तो इसको हम बोलते हैं एंड मोरेन, एंड मोरेन्स। अब जिसको हम एंड मोरेन्स बोल सकते हैं, टर्मिनल मोरेन्स भी बोल सकते हैं। अब ये इसके बीच में कुछ होगा, कुछ डिपॉजिट होगा, उसको ग्राउंड मोरेन्स हो गया। तो ये पूरा डिटेल में हम फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, नाउ देखो इसमें हम एक बार पूरा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आइस आई और यहाँ पर गिरी, तो ये तुम्हारा हैंगिंग वैली हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस तरफ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इस तरफ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो एक कर्व शेप यहाँ पे शेप बनेगा, एज एज होगा, उसको बोलेंगे एरेट। और अगर तीन तरफ से हुआ, सपोज ये एक हिल है, यहां से फ्लो हुई, यहां से फ्लो हुई और एक पीछे से फ्लो हुई, तो ये जो हुआ ना, ये जो पॉइंट बनेगा जिस तरह का, उसको बोलते हैं हम हॉर्न। और अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से एक वैली जो लेक बन गई, इसको हम बोलेंगे टार्न। इसी तरीके से चेयर शेप हुआ कुछ, जैसे इस तरीके से हुआ, ये फ्लो और चेयर शेप हो गया, तो उसको बोलेंगे सिर्क। ऐसे ही ये पूरा जो फ्लो होगा उसको बोलते हैं ग्लेशियल ट्रफ। ये पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी आप जो दो ये वाला और जो ये वाला डायग्राम है ना, उसमें आप एक बार खुद बैठ के गौर से देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और नहीं आएगा ना, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप ये देख लीजिए कि ये हैंगिंग वैली किस टाइप का होता है, एरेट किस टाइप का होता है। जैसे मैंने बताया, हैंगिंग वैली सीधा नीचे गिर जाएगा यहाँ से आके थोड़ा हाइट से। एरेट क्या होगा, ये एज बनेगा। हॉर्न क्या होगा, अगर थ्री साइड से होगा तो होगा। टार्न क्या होगा, यहाँ पे लेक बन जाएगी। चेयर टाइप हुआ तो सिर्क बन जाएगा। इस तरीके से पूरा चलता रहेगा। और बाकी का हम पूरा डिटेल में फ्यूचर लेक्चर में देखेंगे। अब ये हमने देख लिया ग्लेशियल में क्या होता है, ग्लेशियल में कैसे होता है, वाटर से कैसे होता है, सी में कैसे होता है, ये पूरा हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि डेजर्ट में कैसे होता है। अब देखो ये पहले है ना रॉक, ये कुछ इस तरीके से होगा। विंड स्टार्ट हुई चलना, तो विंड ने ना पहले यहाँ पर इरोड किया होगा, धीरे 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 तो अंदर की तरफ आया होगा। यहाँ से ऐसे धीरे 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 अंदर की तरफ आया होगा, ऐसे पूरा यहाँ पर आया होगा, ऐसे पूरा यहाँ पे आएगा। अब ये पूरा प्रोसेस में, तो ये एक मशरूम टाइप का है, तो ये इसको हम बोलेंगे मशरूम रॉक। तो ये मशरूम टाइप का एक लैंडफॉर्म हो जाएगा। और कई बार हमने देखा होगा डेजर्ट में ना इस तरीके से होता है, जो पूरा वहां पे जो ड्यून्स होते हैं ना, इसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। जो पूरा मिट्टी इकट्ठे होकर इस तरीके का शेप बनाती है, उसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और अगर सैंड जो होता है वो डिपॉजिट हो रहा है लार्ज एरिया में, ठीक है, जैसे एयर है, एयर जो हवा चलेगी तो हवा क्या होगा, इसका जो सैंड के जो पार्टिकल्स उनको लेके उड़ जाएगी। तो जैसे जैसे उड़ेगी और कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा ना, तो जो डिपॉजिट होगा ना उसको हम लोएस बोलते हैं। अगर व्हेन सैंड ड्यून्स इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, तो उसको हम बोलते हैं लोएस। तो ये मैंने बता दिया। अब जो इधर वाला जो सेकंड जो ये है, ये पूरा डायग्राम, ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे। क्योंकि देखो अभी मैंने आपको मशरूम रॉक का बताया, सैंड ड्यून्स का बता दिया, लोएस का बता दिया, लेकिन मीजा क्या होता है, पेडिमेंट्स क्या होता है, इंसेलबर्ग क्या होता है, एलुवियल फैन क्या होता है, सॉल्ट फैन क्या होता है, ओएसिस क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, वाडी क्या होता है, ये सब कुछ पूरा डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप इसमें रीडिंग लगाने से भी कोई फायदा नहीं है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा डाला है कि ये बताने के लिए कि सिर्फ मशरूम, सैंड ड्यून्स और ऐसे ही लैंडफॉर्म नहीं होते, और भी बहुत तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं। तो अभी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे ना, तो अभी इतना इनफ है। और फ्यूचर में जैसे जैसे आते जाएंगे ना, तो हम उसमें ये पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे। तो अभी ये अपना चैप्टर 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना, तो चैप्टर 4 देखेंगे, और चैप्टर 4 है एयर। अब देखो पहले हमने लैंडफॉर्म्स देख लिए, जो ये था पूरा एंडोजेनेटिक के ऊपर। अब हम देखेंगे एक्सोजेनेटिक के ऊपर। एक्सोजेनेटिक में एयर कैसे है, वाटर, एयर हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, इन सब का डिटेल में आगे आगे देखते जाएंगे। अब मॉनसून किस तरीके से आएगा, रेन किस तरीके से आता है। देखो यार अभी बहुत चीज़ बची है, तो आप पेशेंस रखिए और ये जल्दी जल्दी अपन खत्म करने का इसको कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।